ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध ग्लोबल एनर्जी संकट को बढ़ा रहा है। बुधवार को इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए। इन हमलों की वजह से कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल देखा गया। नेचुरल गैस की कीमतों में 5 से 6% की तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड दिन के कारोबारी सत्र में $119 पहुंच गया। हालांकि वहां से कुछ गिरावट आई, अभी $112 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, पहला सवाल ये, साउथ पार्स क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये घटनाक्रम कल रात में हुआ। इजराइल ने साउथ पार्स पर हमला किया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स में से, और इसका एक हिस्सा कतार में जुड़ा हुआ है। जो रिजर्वायर है, जिस रिजर्वायर से गैस निकाली जाती है, उसका जो नॉर्थ डोम हिस्सा है, जो कतार जिसे नॉर्थ डोम कहता है, वो इसी फील्ड का एक हिस्सा है। दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है और कतर और ईरान दोनों साझा करते हैं। ईरान के कुल गैस उत्पादन का 70% हिस्सा यहाँ से आता है। इस हमले ने पूरे के पूरे एनर्जी मार्केट में, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में को सकते में ला दिया। अभी तक ये युद्ध सीधे तौर पर गैस फील्ड्स पर हमले पर नहीं था, और इसके बाद इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। ईरान ने अलग अलग जगहों पर हमले किए। वापसी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी दी गई कि इजराइल ने हमला ईरान की गैस फील्ड पर अपने मन से किया, उसमें अमेरिका शामिल नहीं था। कतर ने तुरंत चेतावनी दी और ईरान के राजनयिकों को निकालने की घोषणा की गई। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो पिछले 24 घंटे में हुआ, इसने कच्चे तेल की कीमतों को $110 के आसपास पहुंचा दिया। गैस की शॉर्टेजेस पूरी दुनिया में दिखाई देने लगी। ईरान इसके बाद अब खतरा यह है कि ईरान बड़े रिटेलिएशन की तरफ जा सकता है, और जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को, जो पहले से ही मौजूद थी, बनी हुई थी, उसे और ज्यादा गंभीर कर रहा है। सर, एक सवाल ये कि खाड़ी के देशों की सबसे बड़ी दुविधा क्या है, उन्हें कितना नुकसान हुआ है? खाड़ी के देशों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि लगातार इजराइल हमले करता है ईरान पर, और खाड़ी के देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के हमले होते हैं, और यह प्रक्रिया लगातार पिछले 12-13 दिन से चल रही है। खाड़ी के देश लगातार कह भी रहे हैं कि उनका संयम चुक रहा है, पर संयम वास्तव में अब टूटने की स्थिति है। कतार में देखिए अब क्या नुकसान है। रास लैफन भी ध्वस्त है, यूएई की फुजेरा और गैस की ऑयल फील्ड ध्वस्त है, सऊदी की गैस फैसिलिटीज पर हमले हुए। पहले रास तनौरा में हुआ, पर आज जब दूसरा वाला रास्ता, जो कि यानूब वाला पोर्ट है रेड सी की तरफ, जिससे सऊदी अरब तेल बेचता है, वहां भी ईरान के हमले दिखाई दिए। दुबई के एयरपोर्ट की तो जो स्थिति है वो सारे लोग देख रहे हैं। ओमान के पोर्ट्स पर हमले हुए। तो जितनी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो सारी अर्थव्यवस्थाएं दोहरी मार झेल रही। एक तो ईरान की तरफ से लगातार इन पर हमले हो रहे हैं, और दूसरी बात है होर्मुज बंद है, इसलिए इनका ट्रेड पूरा बंद है। इसमें इराक, कुवैत, कतर, इनके लिए तो होर्मुज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यूएई और सऊदी तो थोड़ा थोड़ा तेल अपना दूसरे रास्तों से, पाइपलाइन से बेच सकते हैं। दुविधा यह कि वार में घुसे या इससे दूर रहें। और जो बात हम लगातार पिछले 20 दिन से अलग अलग संदर्भों में बताते रहे कि जीसीसी के लिए इस युद्ध में ईरान के सामने सीधे आकर खड़े हो जाना, इस पूरे क्षेत्र की जो सबसे पुरानी लड़ाई है, जो सबसे बड़ी शिया और सुन्नी की लड़ाई, उसे बढ़ावा देगा। और इसलिए संयम 20 दिन से हमें जीसीसी के देश दिखा रहे हैं, जिन पर लगातार हमला किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर कि इजराइल इस युद्ध को उस स्थिति में ले जाना चाहता है जहां जीसीसी का पूरा हिस्सा भी इस आग के दायरे में आ जाए। और यह खतरा आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर महसूस किया। उन्होंने फिर इस मामले पर ट्वीट किया। तो अब जो परिस्थिति है, वो कच्चे तेल की कीमतों को $110-120 तक पहुंचाने वाली ही केवल नहीं बची है। यहां अब एक बड़ा रिटेलिएशन अगर जीसीसी की तरफ से ईरान के खिलाफ आता है, तो स्थितियां ज़्यादा विकट हो सकती हैं। और यही वजह है कि बाजार में, हमने दुनिया के बाजारों में, कमोडिटी बाजारों में, स्टॉक मार्केट में इतना पैनिक देखा है। सर, भारत पर क्या असर है इस संकट का? भारत के लिए आर्थिक रूप से अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये अब लंबा खिंचता वार कई तरह से असर कर रहा है। जीडीपी ग्रोथ में करीब आप मान के चलें 30 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है, 6.9 से 6.6% हो सकती है। इन्फ्लेशन तो बढ़ने का खतरा स्पष्ट रूप से है। यूएस डॉलर रुपए की कीमत $93 पर पहुंच गई है। भारत की चुनौती यह है कि जिस कच्चे तेल की कीमत को आप ब्रेंट के फ्यूचर्स में $110-111 देख रहे हैं, भारतीय बास्केट की कीमत
वही $146 के आसपास है, क्योंकि भारत है कि मिक्स ट्रेड में मिक्स ऑयल के अलग अलग किस्मों को खरीदता है। तो भारत के लिए कीमत अब पहले ही $130-140 के आसपास पहुंच चुकी है, और इसके बाद अगर आप रुपए की कमजोरी को जोड़ लें तो भारत की ऑयल कंपनियां ब्लीड हो रही हैं। कब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रोकी जा सकेगी, ये देखने की बात होगी। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। एक बड़ा हिस्सा जिसका दबाव हम आपसे बार बार जिक्र कर रहे थे जंग शुरुआत होने के बाद, अब उसकी तरफ भी बढ़ रहा है। गैस की कटौती अब फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए भी की जा रही है। तो अब फर्टिलाइजर के हिस्से से भी खतरे के अलार्म बजने लगे। हालांकि अभी स्टॉक मौजूद है, लेकिन जो रास लाफान पर दोबारा हमला हुआ है ईरान की तरफ से, क्योंकि कतर भारत का प्रमुख एनर्जी सप्लायर है, उसके बाद इस एनर्जी की सप्लाई, नेचुरल गैस की एनर्जी की सप्लाई लंबे समय तक बाधित रह सकती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था इस पूरे जंग में सबसे करीब खड़ी हुई और सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित भी हो रही है। सर, एक चीज और, ईरान की तरफ से ये अभी बयान आया कुछ देर पहले कि वो टोल की व्यवस्था कर सकता है, कि होर्मुज से आप जहाज ले जाइए, टोल देते जाइए। क्या तैयारी है ईरान की? ईरान होर्मुज को लंबे समय तक बंद रखने की तैयारी करेगा। जो हमने कहा था, ऐसी खबर है कि ईरान की संसद में एक कानून पर चर्चा चल रही है जिसमें जो भी जहाज होर्मुज से गुजरेंगे उनसे टोल वसूला जाएगा। ईरान ने कहा भी था कि युद्ध उस पर थोपा गया, उस पर हमला किया गया, और उसकी भरपाई के लिए, उस नुकसान की भरपाई के लिए वो होर्मुज का इस्तेमाल करेगा। दो बड़े काम हुए पिछले 2 दिन के अंदर होर्मुज में, होर्मुज के ब्लॉकेट के अलावा। एक तो ये कि ईरान यहाँ टोल लगाने जा रहा है, क्या दर होगी, और ये टोल के जरिए कूटनीतिक तरीका भी है। इस टोल के रास्ते वो अमेरिका के और बाकी जिनको वो शत्रु मानता उन देशों के जहाज़ों को बाहर रखकर बाकी देशों के जहाज़ों को भीतर आने की छूट दे सकता है। अतिरिक्त रेवेन्यू भी मिलेगा, और शायद ईरान इस क्रेडिट को भी लेगा कि धीमे धीमे उसने दुनिया में एनर्जी की क्राइसिस को आसान करने में, ईज करने में मदद की। और दूसरा बड़ा बदलाव ये हुआ कि युआन में ट्रेड शुरू हो गया। जो ईरान ने शर्त रखी थी कि जो युआन में ट्रेड करेंगे गैस का और तेल का, वो इस रास्ते से गुजरेंगे, तो वो व्यवस्था भी शुरू हो गई। तो एक तरफ जंग है, एक तरफ इजराइल के साथ मिसाइलें छोड़ने की रणनीति है, और दूसरी तरफ होर्मुज को लंबे समय तक एक इकोनॉमिक एसेट के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी भी हमें दिखाई देती है। तो ईरान दूसरे मोर्चे पर बेहद चतुराई के साथ वो सारे फैसले कर रहा है जिससे होर्मुज लंबे समय तक उसके गिरफ्त में रहे। एक और बड़ी बात जो यहां से निकल कर आ रही है शुभम, वो देखने वाली बात ये कि अमेरिका की तरफ से तमाम कोशिशों के बाद भी होर्मुज में सीधे उसे खाली कराने के लिए अमेरिका की तरफ से कोई सीधा प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किया गया। हालांकि आज ये भी कहा गया कि अमेरिका फिर इसमें दखल देगा। तो इसलिए होर्मुज को अपने कंट्रोल में रखकर वहां से मैक्सिमम रेवेन्यू भी लिया जा सके और अपनी कूटनीतिक शक्ति को स्थापित किया जा सके, ईरान उस रणनीति को पर काम कर रहा है। ईरान की गैस फील्ड पर इजराइल के हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में हमले में अमेरिका का हाथ नहीं होने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के हमले में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। साथ में यह भी बताया कि इजराइल ने गैस फील्ड पर अतिरिक्त हमला नहीं करने का भरोसा दिया है। सर, अमेरिका की दुविधा क्या है? क्या ट्रंप अब इजराइल से छुटकारा चाहते हैं? चाहते भी होंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो बयान दिया, जो आज बयान दिया, उससे तो ये लग रहा है। हालांकि कल ये कहा जा रहा था कि हमला अमेरिका की सहमति से हुआ, फिर जो घटनाक्रम जितनी तेजी से बदला, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया उस ट्वीट में ये कहा गया कि ये हमला इजराइल ने अपनी तरफ से किया और एंगर में किया। लेकिन उन्होंने उसके बाद उस ट्वीट में ये कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान का पूरा गैस क्षेत्र तबाह कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये पूरे के पूरे बाजार को और पूरी की युद्ध कूटनीति को जबरदस्त संशय में डाल रहा है कि अमेरिका दरअसल इस जंग को रोकना चाहता है, ये इस जंग में आगे जाना चाहता है। एक सांस में डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के हमले को नाजायज ठहराते हैं, और दूसरी सांस में उसी ट्वीट में ईरान पर वापस हमले करने की धमकी भी देते हैं। यह माना जा रहा था, बीच में चर्चा यह भी है पिछले 2 दिन से कि अमेरिकी और इजरायली सैनिक खाड़ी की तरफ या होर्मुज की तरफ रवाना किए जा रहे हैं, जो गतिविधियां, दबाव वहां पर बढ़ाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिखता है कि बुरी तरह से इस पूरी जंग में उलझ गए हैं। उनके सिक्योरिटी एडवाइजर जो अमेरिकी सरकार के थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने 2-3 ऐसी टिप्पणियां की जिससे समझ में आया कि पूरी दुनिया में ईरान और अमेरिका के बीच क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट के करीब नहीं पहुंचा था, वो समझौते को तैयार था, उसके बाद भी उस पर हमला कर दिया गया। तो अब यूरोप के देश समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल इस पूरे वार को अपने तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है, और वो इसे पूरे ब्रॉडर अरब की ज्योग्राफी में फैलाना चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप उसमें उलझ रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन वार तो अभी मौजूद है, हमले जारी हैं, और कच्चे तेल की कीमतें $100 से ऊपर बनी हुई हैं।
देखिए वॉर कहाँ से शुरू हुई थी कि परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, कहाँ आ गई कि अब हम टोल लगा के पैसा वसूलेंगे। ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई भड़क चुकी है, साथ में ग्रोथ टूटने की आशंका है। दुनिया भर में अब मंदी की आशंका गहराने लगी है, खासकर उन देशों में मंदी की ज़्यादा आशंका है जहां एनर्जी ज़रूरत के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता अधिक है। सर, एनर्जी का संकट से क्या मंदी की आशंका है? बाजार क्या देख रहा है? देखिए, अगर आप ऑयल की कीमत को बेस माने, क्योंकि दुनिया का इतिहास बताता है इससे पहले भी कि ऑयल शॉक्स के बाद मंदी आई थी, अगर ऑयल की कीमत के आधार पर आप देखें तो जो प्री वार बेसलाइन ग्रोथ पूरी दुनिया की थी वो 3.3% थी। ऑयल अगर 100 से 110 डॉलर पर बैरल के आसपास रहता है, जो अभी भी आपको दिख रहा है, और ये लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि हुर्मुज को लेकर हमने ईरान का भी प्लान डिस्कस किया। पूरे अरब में अगर ये जंग धीमी जंग के तौर पर भी हमले जारी रहते हैं और पूरे अरब में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ, उसको खड़े होने में 1 से 2 महीने का समय लगता है, तो ये तेल 100 से 110 डॉलर बैरल के आसपास घूमता रहेगा। ऐसी स्थिति में दुनिया में आर्थिक की विकास दर प्री वार प्रोजेक्शन से 3.3% की, जो घटकर 2.9% आ सकती है। और अगर ये और ज्यादा बढ़ा और 140 डॉलर तक पहुंचा तो फिर यह आर्थिक विकास दर 2% के आसपास तक टूट सकती है। अमेरिका के लिए गिरावट 2.8% प्री वार से 2% पर होगी। यूरो जोन में ये 1% से नीचे चली जाएगी, 1.1% के आसपास की विकास दर थी। जापान और चीन के लिए 4.2% रह जाएगी 4.8 से। जापान के लिए माइनस में हो सकती है। भारत की आर्थिक विकास दर के बारे में हमने आपको बताया ही कि भारत की जो 6 से 7% की आर्थिक विकास दर थी वो घटकर 6.2% आ जाएगी। स्क्रीन पर आपके चार्ट दिख रहा है। प्रीवार बेसलाइन से और कच्चे तेल की कीमतों के पैरेलल कितना असर दिखाई देगा ये इस चार्ट में दिख रहा है। तो अब ये निश्चित रूप से 20 दिन बाद ये माना जा रहा है कि स्टैगफ्लेशन कई जगह अपनी जड़ें जमाने लगी है। अमेरिका में, जापान में, यूरोजोन में भी वैसी स्थिति नहीं, लेकिन दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं में स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। सर, एक और सवाल ये कि क्या हर बड़े तेल झटके के बाद मंदी आती है, जो बात अभी आपने अपने बात में कही, और 2026 का झटका भी वैसा ही है या अलग है? उससे थोड़ा अलग है, लेकिन अगर आप 1973 के बाद ऑयल के प्राइसेस की बढ़ोतरी को देखें तो हर ऑयल प्राइसेस की बढ़ोतरी, जहां तेल 90-100 डॉलर से ऊपर गया है, दुनिया में मंदी के झटके लगे और इसीलिए बाजार को इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट आज हमने कमोडिटीज़ में बाकी गिरावट में देखी। 1973 में तेल में जब यौम किपुर वार हुआ था और अमेरिका के लिए तेल का एम्बार्गो लगाया गया था, महंगाई का चक्र आया, तेल की कीमतें 4 गुनी ऊपर गई। 1979 में जब ऑयल शॉक आया, ईरान की क्रांति के कारण ब्याज दरें 20% तक अमेरिका में बढ़ी, तेल की कीमतें 2 गुनी हो गई। और 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उस दौरान भी हमने देखा था। 2026 इसलिए अलग है क्योंकि आईईए ने भी ये कहा है और दिख भी रहा है स्पष्ट रूप से कि ये दुनिया की सबसे बड़ा एनर्जी शॉक है, क्योंकि इस एनर्जी शॉक में 3 अलग अलग तरीके से की चीजें एक साथ मिल गई। एक, उत्पादन केंद्र ठप हो गए, बंद हो गए क्योंकि उन पर हमले हुए। दूसरी चीज, तेल और गैस दोनों के उत्पादन केंद्रों पर असर पड़ा। और तीसरी चीज ये कि जो रास्ते थे, जो आर्टरीज थी जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती थी, वो भी रुक गई। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन है। और चूंकि सरकारों के पास पैसे पहले से नहीं है, कर्ज में डूबी हुई सरकारें हैं, इसलिए जोखिम इस बार ज्यादा गहरा है। और इसलिए ये जो अलार्म आपको मंदी के सायरन बजते दिखाई दे रहे हैं वो इस वजह से है। सर, तेल संकट का आगे का क्या रास्ता है? क्या मंदी को लेकर क्या परिदृश्य अभी नजर आ रहा है? आज सुबह से जब हम लोगों से बात कर रहे थे बाजार में गिरावट के संदर्भ में ग्लोबल मार्केट के तौर पर, तो अब 2-3 तरीके के परिदृश्य सामने दिख रहे हैं। तत्काल समाधान की संभावना नहीं दिखती, 30% की संभावना बनती दिखाई दे रही है। जो बीच वाला हिस्सा इस ग्राफिक का देखिए जो आपके सामने है, ये 45% लंबे संकट की संभावना है। लंबे समय तक ये चीजें चलेंगी, धीमे मझोले टकराव रहेंगे जो माना जा रहा है। और ऐसी स्थिति में 90 से 110 डॉलर के तेल की कीमत की संभावना की जा रही है। और इसीलिए ग्लोबल ग्रोथ में गिरावट के आकलन अब आने लगे हैं। कल अगर आप फेडरल रिजर्व की कमेंट्री देखें, जापान की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है उसे देखने की कोशिश करें, स्टैगफ्लेशन का रिस्क यहां बढ़ता दिख रहा है। सबसे खराब स्थिति की संभावना फिलहाल नहीं दिखती है, लेकिन 25% संभावना उसकी भी रिस्क में डालकर रखने की जरूरत है, जहां कच्चे तेल की कीमतें 140 से 200 के आसपास पहुंच जाती। कई जगह माना जा रहा है कि अगर ये परिस्थितियां गंभीर होती तो कच्चे तेल की कीमत 140 डॉलर के आसपास आ सकती है। तो ये शॉक छोटी मोटी स्टैगफ्लेशन या मंदी लेकर आ सकता है। इसे पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स, पूरी ग्लोबल एजेंसियां इसे इसकी तरफ इशारा कर रही हैं।